बच्चों, मैं चंद्रभान सिंह आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी सेकेंड ईयर में इससे पहले वाली क्लास में मैं बता रहा था आपको लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस। लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस में मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो अपने लिए परिपथ दिया गया है उस परिपथ में लूपों का निर्धारण करते हैं। लूपों का निर्धारण करने के पश्चात निर्दिष्ट दिशा में धारा दी गई दिशा में या निर्दिष्ट दिशा में धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। लूपों में धारा प्रवाहित करने के बाद उसके परिपथ के प्रत्येक लूप में केवीएल लगाते हैं। केवीएल लगाने पर वहाँ से E = ZI रूप में जो समीकरण बनते हैं, वोल्टता का मान V = IR। केवीएल लगाने पर अपन को प्रत्येक लूप में या प्रत्येक परिपथ में परिपथ के प्रत्येक लूप में केवीएल लगाएंगे तो हर लूप से एक समीकरण प्राप्त होगा। अपन ने जो परिपथ लिया था उसमें 3 लूप थे, 3 लूप से 3 समीकरण प्राप्त हुए। उन तीनों समीकरणों को अब तक अपन ने क्या किया था, E = ZI मैट्रिक्स के रूप में निकाला था, जिससे प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z का मान ये आया था। ये अपने परिपथ के कारण प्रतिबाधा मैट्रिक्स का मान आया था। प्रतिबाधा मैट्रिक्स सामान्य रूप में इस प्रकार से होती है, तो इस जो मैट्रिक्स अपने परिपथ से आई सामान्य मैट्रिक्स से उसकी तुलना करते हैं तो Z11, Z22, Z33 इन सभी के मान Z12, Z13, Z21, Z22 ये सब मान अपन ने ज्ञात कर लिए। इसके बाद प्रतिबाधा मैट्रिक्स का अपन ने सारणिक ज्ञात किया। सारणिक ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके बाद अपन ने यहाँ तक अपन ने डेल Z का मान ज्ञात कर लिया था। ये मान ज्ञात करने के बाद इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो देखो Z1 से इसको पहले कंप्लीट जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ Z4 और माइनस Z4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली टर्म बची केवल, इन टर्मों को Z1 + Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे और Z3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से करेंगे तो Z1 Z2 Z4, Z1 Z2 Z4, Z1 Z2 Z5, Z1 Z2 Z5, Z1 Z3 Z4, Z1 Z3 Z4, ऐसे Z1 Z3 Z5, Z1 Z3 Z5 प्लस Z1 Z4 Z5, Z1 Z4 Z5 ये कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चों, Z3 से इन सब टर्म्स को गुना करेंगे। Z3 से गुना करने पर Z3 × Z2 Z4, Z3 Z2 Z5, Z3 Z3 Z4, Z3 Z3 Z5, Z3 Z4 Z5 प्लस इस Z3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस Z3 Z1 Z4 माइनस Z1 Z3 Z5 या माइनस ऑफ Z3 Z1 Z5। ये अपन अब इसमें देखेंगे Z1 Z3 Z4, Z1 Z3 Z4 ये रहा Z1 Z3 Z4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ऐसे Z1 Z3 Z5, Z1 Z3 Z5 प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो गए। बची कुछ टर्मिनोलॉजी को अपन ने लिख लिया है। Z1 देखो इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं दोबारा से, जो टर्म्स बच रही हैं अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा इनसे अपने लिए, देखिए यहाँ बचा अपने लिए एक बच रहा है Z1, ये डेल Z का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन सारणिक का, Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z2 Z5 प्लस Z1 Z4 Z5 प्लस Z3 Z2 Z4 प्लस Z3 Z2 Z5 प्लस Z3 Z2 Z5 Z3 Z4 प्लस Z3 Z5 माइनस प्लस Z3 Z5 Z3 Z4
और Z3 Z2, इसके बाद है देखिए Z3 Z3 Z5 प्लस Z3 प्लस Z3 Z4 Z5, ये अपनी टर्म्स बच गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इनमें से जैसे Z1 Z2 कॉमन आ रहा है, Z1 Z2 कॉमन आ गया, क्या बचा Z4 प्लस Z5। इसके बाद यहाँ से देखें बच्चों, ऊपर ये इनमें से कॉमन आ गया Z1 Z2, इनमें से देखना Z1 Z4 Z5 और Z1 Z4 Z5, Z1 Z4 Z5। देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है Z4 Z5 Z4 Z5। वहाँ क्या बचा बच्चों, Z1 प्लस Z3। इसके बाद अपन देखें यहाँ Z3 Z2 Z4, Z2 Z3 Z4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा Z2 Z3 Z2 Z3। क्या बचा, यहाँ बचा Z4 प्लस Z5। इसके बाद आगे इसके बाद बचा यहाँ Z3 Z3 Z4, यहाँ Z3 Z3 Z5, इनमें से अपन ने कॉमन ले लिया प्लस Z3 Z3, यहाँ कॉमन आ गया Z3 Z3। क्या बचा Z4 प्लस Z5। ये अपनी सभी टर्म्स हो गई। यहाँ Z1 Z2 इंटू Z4 प्लस Z5, यहाँ से Z4 Z5 Z1 प्लस Z3, Z2 Z3 Z4 प्लस Z5, Z3 Z3 Z4 प्लस Z5। अब देखो बच्चों, यहाँ Z4 प्लस Z5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, Z4 प्लस Z5 यहाँ भी है। ये अपन ने इन तीनों में से आगे सॉल्व किया, तो ये ले लिया अपन ने Z4 प्लस Z5। अब देखना यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा Z1 Z2 प्लस ये वाली टर्म्स हो गई। यहाँ से अपन ने लिया ये Z4 प्लस, तो ये क्या बचा Z2 Z3, और यहाँ क्या बचा बच्चों Z3 Z3। ये टर्म्स हो गई। और क्या बचा इसके अलावा, इसके अलावा बचा प्लस Z4 Z5 इंटू Z1 प्लस Z3। ये अपना आ गया सारणिक डेल Z का मान, सारणिक डेल Z का ये क्या आ गया मान। अब अपन ने सारणिक डेल Z का मान ज्ञात कर लिया है। सारणिक डेल Z का मान ज्ञात करने के बाद अपन को ज्ञात करना होता है यहाँ पर डेल 1 का मान, डेल 1 सारणिक फर्स्ट का मान। सारणिक फर्स्ट क्या होता है, ये डेल Z हो गया है। इसके बाद अपन को सारणिक 1, सारणिक 1, देखिए बच्चों सारणिक 1, या इसको डेल 1 भी कहते हैं। क्या होता है, सारणिक डेल 1 का मान या सारणिक 1 का मान ज्ञात करना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सारणिक 1 या डेल 1 का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपनी प्रतिबाधा मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स Z, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देते हैं, या ई मैट्रिक्स को प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी डेल 1 बराबर क्या प्राप्त होगा, डेल 1 कब होगा अपने लिए, डेल 1 बराबर होगा ई मैट्रिक्स को प्रतिबाधा मैट्रिक्स के
प्रथम कॉलम से प्रतिस्थापित करके वो अपने लिए क्या प्राप्त हो जाएगी, डेल वन मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे, उस डेल वन मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करेंगे। और डेल वन मैट्रिक्स का सारणिक कैसे ज्ञात होगा बच्चों, सेम ऐसे ही ज्ञात होगा जैसे अपन ने प्रतिबाधा मैट्रिक्स जेड का सारणिक ज्ञात किया है। तो डेल वन का सारणिक ज्ञात कर लेंगे। अब ये डेल वन ज्ञात हो गया, डेल जेड ज्ञात हो गया, इससे लूप एक में प्रवाहित धारा I1 का मान ज्ञात किया जाता है। I1 बराबर होता है बच्चों डेल वन अपॉन डेल जेड। ये लूप एक में प्रवाहित धारा का मान होता है। इसी प्रकार लूप दो में प्रवाहित धारा I2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, लूप दो में प्रवाहित धारा I2 का मान ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स डेल टू ज्ञात की जाती है और फिर डेल टू का सारणिक ज्ञात किया जाता है। डेल टू का सारणिक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डेल टू का सारणिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं और फिर ये प्रतिस्थापित करने के बाद क्या करते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक डेल टू का मान ज्ञात करते हैं और जब डेल टू का मान ज्ञात हो जाएगा, जैसे अपन ने सारणिक डेल जेड का मान ज्ञात किया है, तो उससे लूप दो में प्रवाहित धारा, लूप दो में प्रवाहित धारा I2 ज्ञात करते हैं। और I2 का मान क्या होगा बच्चों, डेल टू अपॉन डेल जेड, लूप दो में प्रवाहित धारा का मान होता है। इसी प्रकार लूप तीन में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ई मैट्रिक्स को जेड मैट्रिक्स या प्रतिबाधा मैट्रिक्स के तृतीय कॉलम से प्रतिस्थापित करते हैं। ई मैट्रिक्स को प्रतिबाधा मैट्रिक्स के तृतीय कॉलम से प्रतिस्थापित करते हैं। डेल थ्री का मान ज्ञात करेंगे, सारणिक डेल थ्री या मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स डेल थ्री का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या मैट्रिक्स डेल थ्री ज्ञात करने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स के तृतीय कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं। तीसरे कॉलम की जगह क्या रखेंगे, उसमें प्रतिबाधा मैट्रिक्स के तृतीय कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं। यानी जो तीसरा कॉलम है प्रतिबाधा मैट्रिक्स का, उसकी जगह ई मैट्रिक्स का उसमें मान रख देंगे। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, इससे ज्ञात करेंगे डेल थ्री का मान। और जब डेल थ्री का मान ज्ञात हो जाएगा तो लूप तीन में प्रवाहित धारा, लूप तीन में प्रवाहित धारा I3 इक्वल टू क्या होगी, डेल थ्री अपॉन डेल जेड होगा। इस प्रकार से लूप एनालिसिस की मदद से या लूप विश्लेषण की मदद से क्या करेंगे, किसी परिपथ के सभी लूपों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। और जब धारा का मान ज्ञात हो जाएगा तो
परिपथ के किसी भी अवयव के सिरों में उपस्थित वोल्टता का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें बात है लूप एनालिसिस के लिए। अब मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट में बता दूं कंप्लीट को। लूप एनालिसिस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए परिपथ का क्या करते हैं, जो परिपथ दिया गया है उसमें लूपों का निर्धारण करते हैं। जितने अलग अलग लूप बन रहे हैं वो सभी लूपों का निर्धारण करते हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है निर्दिष्ट दिशा में धारा निर्धारित की जाती है। जो अपने लिए विद्युत वाहक बल या बैटरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग धारा का निर्धारण किया जाता है। फिर प्रत्येक लूप में KVL लगा करके समीकरण प्राप्त किए जाते हैं। उन समीकरणों से E=ZI मैट्रिक्स रूप प्राप्त किया जाता है। फिर उससे जो Z मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं। उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स से क्या करते हैं बच्चों, सारणिक डेल Z का मान ज्ञात किया जाता है। और सारणिक डेल Z का मान ज्ञात होने पर फिर सारणिक 1 या जिसे डेल 1 कहते हैं वो ज्ञात करते हैं। और डेल 1 के लिए क्या करते हैं, जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम, प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम को किससे प्रतिस्थापित करते हैं, को ई मैट्रिक्स से, प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं। जब डेल 1 का मान ज्ञात करते हैं तो जो Z मैट्रिक्स है उसके प्रथम कॉलम की जगह ई मैट्रिक्स, जो कि अपने तीनों समीकरण से ई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही थी, क्या प्राप्त हो रही थी, E00। फर्स्ट कॉलम की जगह क्या रख देंगे उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स में, E00, यानी जो ई मैट्रिक्स है वो पुट कर देंगे। उससे डेल 1 आ जाएगा। डेल 1 सारणिक सॉल्व करके सारणिक आ जाएगी। डेल 1 जब ज्ञात हो जाएगा बच्चों तो उस स्थिति में I1 लूप 1 में प्रवाहित धारा का मान होगा डेल 1 डेल Z। इसी प्रकार प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z के द्वितीय कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर देंगे तो डेल 2 प्राप्त होगा। और जब डेल 2 प्राप्त होगा तो लूप 2 में प्रवाहित धारा, लूप 2 में प्रवाहित धारा I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। और I2 का मान क्या होगा, I2 का मान होगा बच्चों डेल 2 डेल Z, डेल 2 डेल Z। डेल 2 अपन ने लूप 2 जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स थी उसके द्वितीय कॉलम को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करके प्राप्त कर लिए। ऐसे ही लूप 3 में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लूप 3 में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणिक डेल 3 ज्ञात करेंगे और उसके लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स के कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे किससे, ई मैट्रिक्स से। वहाँ से डेल 3 कैलकुलेट करेंगे और डेल 3 कैलकुलेट होने पर लूप 3 में फ्लोइंग करंट I3 इक्वल टू होगा डेल 3 डेल Z। इस प्रकार से I1, I2, I3 तीनों लूपों में प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात किए जाते हैं। जब ये धाराओं के मान ज्ञात हो गए तो किसी परिपथ के किसी भी अवयव के सिरों के मध्य वोल्टता V=ZI या V=IR से ज्ञात कर ली जाती है। ये अपना हुआ लूप एनालिसिस या पास एनालिसिस या मैश एनालिसिस। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।